Hello everyone. So welcome to the PYQ discussion session. This is your session number 8 for quality it is session number 5. तो जितने भी लोग ये वाली सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस सीरीज डू नॉट जस्ट वॉच दिस वीडियोस व्हाइल लाइंग डाउन ऑन योर बेड, ठीक है? बेड पे लेट के हाथ में फोन पकड़ के मत देखना। एक काम करो, जब भी ये करो, टेक योर पेन एंड पेपर, सिट विद द सीरीज, whenever there is a question on the screen, pause the screen, solve the question, and after that watch the explanation. और उसके अंदर से जो भी आपके नोट्स आप लिखना चाहते हो, टेक दैट नोट। दैट विल बी मोर एक्टिव एंगेजमेंट और उसमें ज्यादा एक्टिव लर्निंग होगी रादर देन जस्ट वॉचिंग द सीरीज। ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। ये 2020 के क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है? हमने 1 to 10 पीछे देखा था, सो अभी 11 to 20th, ठीक है? So question number 11 is again the same thing that we have discussed. Questions have been bifurcated into easy, medium, and difficult, and the hard ones are the question that you can leave. Medium difficulty level के जो questions है, they are the one that you have to literally go for those questions because वहाँ पे आपके chances of selections high होते हैं, and then your easy questions they you have to do irrespective of anything, वो question solve करना है because everybody will be able to do those questions. तो वहां पे तो you can't make mistakes. Easier questions have to do, must do, ठीक है? Difficult question can leave because majority of students will not know those questions. And then in the medium difficulty level you have to make sure that you get maximum answers right. वहां पे आपकी प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यूज काम आएगी, वहां पे आपकी रिविजन काम आएगी. सो दैट इज व्हाई यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि आप कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो. सिमिलरली आई हैव बाइफरकेटेड दिस क्वेश्चंस. आप देख लो कि पेपर किस हिसाब से आता है, ठीक है? तो कौन से क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो, कौन से क्वेश्चन आप ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बेसिकली, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन इज विद रिलेशन टू जननी सुरक्षा योजना. यहाँ पे दे हैव गिवन 4 स्टेटमेंट एंड अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड पिछले 2022 से दे हैव गिवन ओनली 2 टाइप क्वेश्चंस, ठीक है? तो यहाँ पे आपका डिफिकल्टी लेवल और इंक्रीज हो जाता है बिकॉज आपके पास एलिमिनेट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? सो द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज अ सेफ मदरहुड इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है? तो स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट का ये नहीं है, दिस इज योर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस maternal and neonatal mortality among poor pregnant women. It aimed to promote institutional delivery among poor pregnant women. Its objective include providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. सी अगर आप स्टेटमेंट्स पढ़ोगे देर आर फ्यू स्टेटमेंट्स दैट लुक वेरी नॉर्मल इन व्यू ऑफ द क्वेश्चन कि जननी सुरक्षा योजना है तो दो चीजें, maternal and neonatal mortality, ऑब्वियसली ना वो पार्ट होगा ही. Then promote institutional delivery among poor pregnant women. That also sounds logical. Then the fourth statement is its objective include providing public health facilities to sick infants up to 1 year of age. So ये वाली जो statement है ना, although it also seems कि logical हो सकता है because जननी का है तो बच्चे का भी होगा, but this is there to confuse you. It is from जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है? अलग है ये वाली स्कीम. सो दिस इज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, दैट्स व्हाई योर आंसर इज बी, ओनली 2. फर्स्ट इज यहीं पे बिकॉज मतलब ये भी कॉमन ही है बिकॉज ऐसी जो स्कीम होती है जनरली सेंटर से ही आती हैं, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से नहीं आती. दे कैन बी इम्प्लीमेंटेशन बॉडीज बट एट द सेम टाइम जो सेंटर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच काइंड ऑफ स्कीम्स, ठीक है? एंड देन इट इज अंडर नेशनल हेल्थ मिशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. All right. So this was about this question. Now let's see question number 12. Next question. Consider the following statements in context of intervention being undertaken under Anemia Mukt Bharat strategy. तो ये दोनों जो पिछला क्वेश्चन भी था ये भी दोनों गवर्नेंस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन है. These schemes might be in news but generally are evergreen because India have a India do have an issue with respect to female feticide, female maternity deaths, neonatal death, maternal death. इन सब के जो issues हैं, then anemia
क्या इशू है, 70% चिल्ड्रन इन इंडिया आर एनीमिक। सो दैट इज वाई ये वाली जो न्यूज है ये ऑल हमेशा ही न्यूज में रहती हैं स्कीम्स। ठीक है, तो इन स्कीम्स को आप मिस नहीं कर सकते इवन व्हेन यू आर अपियरिंग। ऑलराइट, सो इट प्रोवाइड prophylactic calcium supplementation for preschool, adolescent, and pregnant women. It runs a campaign for delayed cord clamping at the time of childbirth. It provides for periodic deworming to children and adolescents. It addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, hemoglobinopathies, and fluorosis. See, the very first statement here is it provide prophylactic calcium supplementation. See, जहाँ पे भी issues आएंगे with respect to विटामिन डी, बोन डेंसिटीज इशू या फिर वीक बोन्स इशू, वहां पे कैल्शियम सप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन जहां पे इशू है अनीमिया का, तो वहां पे आयरन की सप्लीमेंटेशन होगी। दिस इज अ बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो अगर आपको नहीं भी पता है, यू नो कि इसका आंसर कैल्शियम तो नहीं हो सकता। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे फॉलिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, विच इज ऑल्सो गिवन टू प्रेग्नेंट women. ठीक है, so to tackle anemia, now it runs a campaign of delayed cord clamping. This is correct and this is correct. Rest of the three statements are correct. ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सिर्फ कैच यहीं पे ही था कि प्रोफाइलेटिक कैल्शियम नहीं, फॉलिक एसिड है। ठीक है, आयरन सप्लीमेंटेशन है बेसिकली। So that is why the answer here is C. So these are the beneficiaries: preschool children, adolescent, reproductive age women, pregnant women, lactating mothers. These is what this particular scheme is catering to. Then you have prophylactic IFA, deworming, behavioral change, delayed cord clamping, testing, non-nutritional causes. So these are the intervention, and institutional mechanisms are intra-ministerial coordination, national anemia unit, supply chain management, digital portal and dashboard, training of health workers, research and surveillance. All right. So these are the beneficiaries. Then you have interventions and institutional mechanisms. All right. Next question. See, next question is India's public sector healthcare system largely focus on curative care with limited preventive, promotive, and rehabilitative care. ठीक है. Under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. ठीक है, सो सी दिस इज ऑल्सो अ वेरी बेसिक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ठीक है, सो पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि जो इंडिया का हेल्थ केयर है इज लार्जली क्यूरेटिव। दैट मीन्स वी आर फोकसिंग मोर ऑन क्योरिंग द डिसीज देन टू प्रिवेंट द डिसीज, कि वी आर नॉट फोकसिंग ऑन प्रिवेंशन पार्ट ऑफ द डिसीज। ठीक है, वी आर फोकसिंग कि अगर डिजीज हो गई है तो उसको क्योर कैसे करें, लेकिन प्रिवेंट कैसे करें इस पे हम फोकस नहीं कर रहे। ठीक है, which is largely true. If we see our recent hospital setups, जितने भी हैं, nobody is telling us largely how to prevent a disease. There are how many preventive setups are there? All curative centers, right? Then the statement two is under India's decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible. Now, this is also true. Health falls under the state subject, ठीक है, under your seventh schedule list. Now, the question is statement two responsible for statement one कि decentralization है इसलिए सिर्फ curative पे focus है? That doesn't sound logical ना. Decentralization से curative का क्या relation है? कोई relation नहीं है. That is why the answer here is B, which is statement 1 and 2 both are correct, but statement 2 is not the correct explanation. Reason being, अगर states are responsible, decentralization will assist in preventive care. जैसे अगर आप पंचायती राज systems या फिर जितना भी आप नीचे चलते जाओगे in hierarchy of decentralization, more you are close to your grassroot, जिसको grassroot democracy भी बोलते हैं, उतना ही आपको जो इश्यूज होते हैं ग्रास रूट कम्युनिटीज के वो पता चलेंगे, तो इट विल असिस्ट इन प्रिवेंटिव केयर रादर देन विल नॉट असिस्ट इन क्यूरेटिव केयर। ठीक है, सो क्यूरेटिव केयर इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ द नीड ऑफ द आवर एंड हाउ द पॉलिसीज वर मेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ पॉलिसी इंटरवेंशन। तो इन रिसेंट पास्ट अगर हम देखें तो प्रिवेंटिव केयर के बहुत सारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज योर फोकसिंग ऑन योगा, प्रमोशन ऑफ योगा। ठीक है, देन योर हाइजीन, जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है। ठीक है,
then the biggest is your vaccination program is there to prevent the occurrence of diseases. ठीक है. Then comes your other things are dietary and lifestyle changes. If I am not wrong, just 3 to 4 days before the prime minister tweeted that on some influencers post that cut down on your sugars because India is becoming diabetic and hypertension key capital. So that is why these two are major lifestyle diseases that India is currently tackling with. That is why these were some of the initiatives which are being taken by the government to promote preventive healthcare, right? Then is next question. According to the Constitution of India, the central government has a duty to protect state from internal disturbances. ठीक है, which is correct. ठीक है. Second statement is the Constitution of India exempt the state from providing legal counsel to person being held for preventive detention. According to POTA Act, of accused before the police cannot be used as an evidence. See, यहाँ पे statement 1 is correct because under Article 355, it is 355 of Indian Constitution. It is the central government who is responsible for to protect the state, which also laid down the premise for emergency. ठीक है? That is why this article is also known as preamble to emergency. ठीक है? Because इसी article को enforce करके they can change the nature from federal to a unitary governance. ठीक है? Now the second is Constitution exempt state from providing legal counsel, which is also correct. ठीक है. जो लोग देखो दो तरीके की डिटेंशन होती है, हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा है, punitive and preventive. By the way, this punitive detention and preventive detention is a hot topic for this year UPSC also. So you can expect a question around this. So be very thorough and be very prepared with the provisions around this because it was Sonam Wangchuk who was held under preventive detention and it became a major news headline. That is why you can expect a question around preventive detention and punitive detention both. ठीक है. So preventive में क्या होता है? Punitive के अंदर punitive that means to penalize somebody. Preventive simply means that you are trying to arrest somebody in order to prevent any sort of threat. ठीक है, कोई भी danger को prevent करने के लिए भी किसी भी attack को, right? सो अगर कोई प्रिवेंटिव है तो उसको लीगल काउंसिल नहीं मिलता है. दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. देन थर्ड इज अंडर द पोटा एक्ट कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर पुलिस कैन नॉट बी यूज. नो, अंडर दिस इन जनरल आप यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन अंडर दिस एक्ट अगर कोई अक्यूज अरेस्ट किया गया है तो इसके अगेंस्ट का जो भी कन्फेशन है दैट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस. सो this statement is incorrect. Answer is B. ठीक है. The only catch is the rank should be not be lower than SP. ठीक है. So that is why this is your answer. So next question here is consider the following statement in respect of election of President of India. देखो President of India का election वैसे तो बहुत ही static topic है और बहुत ही easy होता है because हम लोग day 1 से ही पढ़ रहे होते हैं इसको, तो thorough होता है हमें कौन कौन इसके अंदर अपॉइंट कर, कौन कौन वोट करता है, कौन कौन वोट नहीं करता, क्या वोटिंग शेयर है, एवरीथिंग. बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग और जिस तरीके से दी गई हैं दे आर वेरी फैक्चुअल ऑल्सो. ठीक है. सो नॉट नेसेसरीली आपको पता हो बट एक इंटेलेक्चुअल गेस से आप इसको ठीक कर सकते हो. सो लेट्स सी. The member nominated to either House of Parliament or Legislative Assemblies of states are eligible to included in electoral college. So this is very static. ये तो गलत है, ठीक है? Because nominated members कभी भी electoral college का part नहीं होते because they are nominated by president. So if they are the one who are going to elect, it will cause a conflict of interest. That is why the statement 1 is incorrect. Higher the number of elective assembly seats, higher is the value of vote of each MLA of that state. ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी के साथ है. द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला. दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग इट इज ट्रिकी बिकॉज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन और आपकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है. ठीक है. नंबर ऑफ सीट्स का अगर आपको आइडिया है, अगर आपने न्यूज फॉलो करी है बिकॉज इलेक्शन ईयर भी थे, तो दैट देन यू कैन गेट इट करेक्ट. ठीक है. हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स, higher it's the vote of each MLA of that state. Now this is incorrect. See, the formula is population of state divided by total elected MLA. तो यहाँ पे क्या है
कि जो मध्य प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा है केरला से, ठीक है। एमपी की पॉपुलेशन केरला से ज्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स आर ऑल्सो हायर, ठीक है। 230 है, आई थिंक केरला के 160 है। तो अगर आप इसकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है 1971 के सेंसस से, अभी के सेंसस से नहीं, ठीक है, उसको आप 230 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 160 से डिवाइड करोगे, ऑल तो थोड़ा सा डिफरेंस है पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन द वोट शेयर विल बी लेस। तो इसका अराउंड 152 आता है, सॉरी केरला का, और इसका 116 आई गेस, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। सो दैट इज व्हाई this statement is incorrect. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh. ठीक है, तो this is also because the ratio of population of total number of elective seats in Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. सो सीन क्या है कि पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश की जो पॉपुलेशन है दैट इज सेम, अप्रोक्सीमेटली 4 lakhs है, 4.7 lakhs, ठीक है। तो हम 4 पकड़ के चलते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो एग्जैक्टली डबल है। सो इसकी दिस स्टेटमेंट हियर इज करेक्ट, दैट इज व्हाई आंसर इज ए ओनली वन। ऑलराइट, so this was your question on presidential elections. Then is your now this is your easy question. ये तो मतलब बेसिक है, गलत होना हो ही नहीं सकता ये क्वेश्चन तो आपका। Consider the following statements in respect to Constitutional Day. Statement 1. The Constitution Day is celebrated on 26th November every year to promote constitutional values among citizens. ठीक है. Statement 2. On 26th November 1949, the Constituent Assembly of India set up a drafting committee under chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. Now, this statement 2 is blatant incorrect because 26th November 1949 was not the day of drafting committee setting up. It was day of constitution coming in force. ठीक है. So that is why this is incorrect. This is the date which is mentioned in your preamble when the constitution was adopted. And that is why to celebrate this day on 150th year of Dr. B.R. Ambedkar, then this particular day was celebrated as Constitutional Day. So statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Alright. So that is why answer is C. Then next question is, consider the following statement in respect of national flag of India according to the Flag Code of India 2002. Now this question is difficult question because इसके अंदर आपको details पता होनी चाहिए. So statement 1 is, one of the standard size of national flag of India is 600 mm to 400 mm. Statement 2, the ratio of length to the height is 3:2. Now ये जो साइज दिया है इट इज टू मेक यू बिलीव, बिकॉज वी ऑल नो इट इज अ ट्रायंगुलर शेप, सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड दिस इज द साइज विच इज गिवन जस्ट टू मिमिक एंड मेक यू फील दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वेयर स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट आंसर इज डी. Now this particular question on flag code was in news because in that particular year the government made some changes to flag code because to support their vision of Har Ghar Tiranga. Changes were made with respect to the fabric that can be used to make flags. All right. So that is why the question was asked. Now, if you draw a parallel this year, so you can expect a question around your national song, and you might get confusing statement of national anthem blended with national song, or you can get a question on national anthem. So be very thorough, be prepared with national anthem and national song details around that. Okay, because that is one area from where question can be asked. All right, now let's move to okay, so the explanation. These are the standard sizes. अब अगर आपको नहीं पता है तो you cannot get it correct. So this can be a tricky question for you guys. Okay. Now question number 19. With reference to home guards, consider the following statement. Home guards are raised under Home Guards Act and rule of central government. ठीक है. The role of home guards is to serve as an auxiliary force. यहाँ पे Home Guard Act, auxiliary force to police, to prevent infiltration of international border coastal areas. The border wing home guards battalions have been raised in some states. So if I tell you on the face of it, this question appears difficult because you might not be reading in detail with respect to home guards, but it is easy to crack because you see the very first statement says home guards are raised under
Home Guard Act and rule. So have you ever heard of any act for any special like ऐसे forces के लिए? There are no so it is specific acts नहीं है. So that is why statement one is incorrect. Remaining two are very generic statement which make some sense also. That is why statement two and three are correct. So answer here is B. All right. So if you see, it is a voluntary force raised under Home Guards Act, ठीक है, and rule of respective states and union territories, not by the center. Whereas MHA provides guidelines. All right. So there are three functions, key features. They are voluntary nature, command. They are headed by Commandant General of Home Guards. Uniform, they wear a uniform similar to police but with a distinct insignia to indicate their auxiliary status. All right. So this is about the statement, and also certain border states like Rajasthan, Gujarat, Punjab, and Assam have developed their specific border home guards wing to assist BSF. Then the last question. With reference to India, consider the following pairs. Unauthorized, अभी यहाँ पे there is an action and you have to figure out कि वो कौन से act के अंदर cover किया है. Unauthorized wearing of police and military uniform. This is under Official Secrets Act. This is correct. Knowingly misleading or otherwise interfering with the police officer or military officer when engaged in their duties. They have given India's Evidence Act. No, it is BNS, भारतीय न्याय संहिता. ठीक है, आईपीसी के अंडर था तो अब बीएनएस के अंदर आ गया. Celebrately gunfire which can endanger the personal safety of others. The Arm Amendment Act. Now this is correct. ये तो बहुत है, गन फायर के साथ आर्म्स हैं, सो दिस मेक सेंस. यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, सो इसके लिए if you know, if you don't know, there is no crack to this, right? So the answer here is B, only two. So let's analyze what we have covered. So we have seen, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, आप प्लीज मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हर साल दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चन एंड दे आर आस्किंग क्वेश्चन एवरी ईयर अराउंड दीज टॉपिक. शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ट्राइबल वेलफेयर, ठीक है, देन fundamental rights, some way or the other the question is being asked, ठीक है, then your parliament, president, center state relation. These are the topic that every year you can see there is some question or the other. And another important is your consti foundations. Now what is the key to highlight whenever we write down ना कि कौन से important topic है, बाकी सब तो हम mention करते हैं बट हम ये टॉपिक कभी मेंशन नहीं करते. बट एज यू हैव सीन एवरी ईयर देयर इज वन क्वेश्चन और द अदर ऑन दिस टॉपिक. सो बी वेरी प्रिपेयर, यू कैन गेट एनी क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट योर एनालिसिस ऑफ 2023. नेक्स्ट विल डू 2024 पॉलिटी एनालिसिस. ऑलराइट, so till then if you have any doubt please reach out to us, and thank you, have a nice day.